हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर मर्केंटिलिज्म को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मर्केंटिलिज्म है क्या और ये अराइज कैसे हुआ और इसके मेन आइडियाज़ क्या क्या थे। तो मर्केंटिलिज्म है वो यूरोप में सबसे पहले तो मर्केंटिलिज्म एक विचारधारा है। विचारधारा नहीं है, विचारधाराओं का एक ग्रुप है और इसका नाम बाद में रखा गया था। पहले इसका नाम मर्केंटिलिज्म नहीं रखा गया था, कुछ सालों बाद इसका नाम मर्केंटिलिज्म रखा गया था। तो यूरोप में 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिशियंस थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, अलग अलग नहीं होता था। हम लोग इसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस में ही करते थे, लेकिन बाद में ये एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया। तो उस टाइम पर जो पॉलिटिशियंस थे और उनके जो थॉट्स थे, उन थॉट्स को ही एक कैटेगरी में रख दिया गया जिसको मर्केंटिलिज्म नाम दिया गया। और ये कब हुआ था? यूरोप में। किस सेंचुरी में? 16, 17 और 18 सेंचुरी में। और इसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि फ्रांस में इसको कोबर्टवाद कहते हैं और जर्मनी में इसको कैमरलीवाद कहते हैं। इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और जो मेन मर्केंटिलिज्म थिंकर्स थे उसमें थॉमस मन आते हैं और कोलबर्ट आते हैं और विलियम पेटी आते हैं। ये मेन मर्केंटिलिज्म थिंकर्स थे। उस टाइम पे यूरोप में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी वो इन्हीं लोगों द्वारा जो थॉट्स दिए गए थे उन्हीं पर बेस्ड थी, उन्हीं को फॉलो करती थी। और जाहिर सी बात है कि अगर जब तक कोई न्यू थॉट नहीं दे देता तब तक वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उसी थॉट्स पे बेस होगी जो उस टाइम पे चल रही हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि मर्केंटिलिज्म अराइज कैसे हुआ, क्या सिचुएशंस थी उस समय जिससे मर्केंटिलिज्म अराइज हुआ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि स्टेट्स अस्तित्व में आ रहे थे, स्टेट्स का निर्माण हो रहा था। तो राज्यों का जब उदय हो रहा था तो दो राज्य आपस में लड़ रहे थे, अपना अपना विस्तार करने के लिए युद्ध कर रहे थे। तो उनको उनको महसूस हुआ कि एक युद्ध में जीतने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र का होना आवश्यक है। और फिर इन्होंने महसूस किया कि शक्तिशाली राष्ट्र हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास धन होगा। और इन्होंने धन को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उस समय जो बार्टर सिस्टम था, विनिमय प्रणाली थी, वो समाप्त हो रही थी। मतलब कि वस्तु के बदले जो जो एक्सचेंज किया जाता था, ये सिस्टम समाप्त हो रहा था और उनकी जगह पे मनी मतलब कि धातुओं की मुद्रा अस्तित्व में आ रही थी। इसीलिए इन लोगों ने धन पर बल दिया और इसी वजह से इन्होंने धन पर बल दिया। तो मेन रीज़न ये था कि उस टाइम पर राज्यों का उदय हो रहा था, ठीक है। इस वजह से ये मर्केंटिलिज्म थॉट हमारे आई। और दूसरा रीज़न ये था कि बार्टर सिस्टम ख़त्म हो रहा था, जिस वजह से इन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी, धातु की मुद्रा को इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। तो उस टाइम पर नए नए द्वीपों की खोज हो रही थी। नए द्वीपों की खोज हो जाने से विदेशी व्यापार संभव हो पा रहा था। समुद्र मार्गों की खोज हो जाने से विदेशी व्यापार और आसान हो रहा था। तो यही सारी सिचुएशंस थी जिसने मर्केंटिलिज्म को जन्म दिया। हम लोग आइडियाज़ ऑफ मर्केंटिलिज्म देखते हैं कि इनके क्या क्या आइडियाज़ या इनके कौन कौन से सिद्धांत थे। तो पहला इनका मानना था कि डिज़ायर टू हैव स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स। इनका मानना था कि जितने भी मर्केंटिलिस्ट थे उनका मानना था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का होना आवश्यक है। और शक्तिशाली राष्ट्र बना कैसे जा सकता है? इस वजह से इन्होंने एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीसियस मेटल्स, मतलब कि जो विशेष सोने चांदी थी, जो धातुएं थी, उनके एकत्रीकरण पर महत्व दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये सोना चांदी आएगा कहाँ से? जैसे इन्होंने विदेशी व्यापार पर महत्व दिया। इन्होंने कहा कि विदेशी व्यापार के माध्यम से हम लोग अपने राष्ट्र में सोना चांदी को एकत्रित कर सकते हैं और
विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक समझा, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक समझा। इनका मानना था कि हम लोग अधिक से अधिक निर्यात करें और कम से कम आयात करें, जिस वजह से इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के द्वारा जब हम लोग एक्सपोर्ट करें तो सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए, और जब हम लोग इंपोर्ट करें तो हम लोग गवर्नमेंट उस पर टैरिफ इम्पोज करे। अगर गवर्नमेंट उस पर टैरिफ इम्पोज करेगी तो लोग, जाहिर सी बात है कि उनकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और लोग वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा और वो एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करेगी सब्सिडीज़ देकर, तो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन हो। इस वजह से इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया और इंडस्ट्रीज़ लगाई, और इंडस्ट्रीज़ में ढेर सारा प्रोडक्शन पर बल दिया कि प्रोडक्शन हो। और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने लेबर्स के पलायन पर रोक लगाई ताकि अपने लेबर्स किसी और कंट्री में ना जा सकें। और उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो हमारे समुद्री मार्ग थे उनकी खोज हो जा रही थी, और जिस वजह से हमें ट्रेड करने को और सपोर्ट मिला समुद्री मार्गों के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर जो ट्रेड थे वो समुद्री मार्गों से ही होते थे। तो ये सब इनके मेन पॉइंट्स थे मर्केंटिलिज्म के। उसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसको हिंदी में मूल्य का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक मेन मर्केंटिलिज्म थिंकर विलियम पेटी, वे कहते हैं कि वस्तु का मूल्य उसकी लागत के द्वारा निर्धारित होता है और लागत का मुख्य आधार श्रम है। इसको आप यूँ समझिए कि हम लोग अपने लाइफ में किसी भी कमोडिटी को इम्पोर्टेंस कब देते हैं, मतलब किसी भी कमोडिटी की इम्पोर्टेंस हम लोग तभी समझते हैं या ऐसे लगाते हैं कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा महंगी होगी हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो वस्तु जितनी सस्ती होती है उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये भी विलियम पैटी भी यही कहते हैं कि वस्तु का मूल्य उसकी लागत के द्वारा निर्धारित होता है। हम किसी भी वस्तु को कितना महत्व दे रहे हैं ये उसकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो कॉस्ट का बेस है वो श्रम है। और जो हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि उसमें जितना लेबर लगा होगा वो ही उसकी कॉस्ट होगी। तो ये इनका कहने का मतलब था विलियम पेटी का। उसके बाद कैंटिलोन है। कैंटिलोन ने कहा है कि 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक बाजार मूल्य और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये कहते हैं कि बाजार मूल्य वो है जो कि वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, मतलब कि किसी भी वस्तु की बाज़ार में मांग कितनी है, अगर उस वस्तु की मांग ज़्यादा है तो उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा, उसको लोग तवज्जो भी ज़्यादा देंगे, और अगर उसकी मांग कम है तो उसकी मूल्य भी, प्राइस भी कम होगी और उसकी वैल्यू भी कम होगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू, इन्होंने कहा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू मतलब कि जो उसकी लेबर कॉस्ट आ रही है वही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो मर्केंटिलिज्म लोगों ने क्लियर नहीं दी थी, ठीक से नहीं दी थी, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था। तो लेकिन हाँ ये है कि इसको एक बेस मिल गया था जो कि आगे के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके लिए बहुत हेल्प हुई थी इस थ्योरी से। उसके बाद इन्होंने वेजेस थ्योरी दी, मतलब थ्योरी ऑफ वेजेस दी, जिसको हिंदी में मजदूरी का सिद्धांत भी कहते हैं। मर्केंटिलिज्म लोगों का मानना था कि कोई भी मजदूर है वो भले ही चाहे जितनी ज़्यादा मजदूरी करे, लेकिन उसको वेजेस केवल उतनी ही देनी चाहिए जितनी उसके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसको वेजेस नहीं देनी चाहिए। कैसे समझिए, इनका कहना था कि एक मजदूर को जीवित रहने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए जितनी ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, बस इतनी ही तो ज़रूरत होती है, तो उसके बराबर ही इनको केवल मजदूरी देनी चाहिए, उससे ज़्यादा मजदूरी नहीं देनी चाहिए, भले ही इन्होंने काम क्यों ना किया हो। तो ये इनका कहना था, और यही थ्योरी आगे चलकर सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस कहलाई। हिंदी में इसको श्रम का जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ मनी दी, मुद्रा का सिद्धांत। इनका मानना था कि जितनी ज़्यादा मनी की सप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा कमोडिटी के प्राइस हाई होंगे और उतनी ही वैल्यू ऑफ मनी कम होगी।
मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए मनी सप्लाई का मतलब ये है कि जैसे कि मानिए कि पुराने ज़माने में क्या होता था, आपके फादर्स की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, महीने के 100 रुपये 200 रुपये ऐसे हुआ करती थी। और तब आपने मम्मी लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि 5 रुपये में साड़ी मिल जाया करती थी, या 1 रुपये में ये सामान आ जाया करता था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर जो सप्लाई थी वो कम थी, जिस वजह से उसके प्राइस भी कम थे, और उसकी वैल्यू की मनी भी, प्राइस भी कम थे, और प्राइस कम होने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा थी, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिल जा रही थी। लेकिन अब आप देखिए, अब जो सैलरी है वो मंथ में थाउजेंड्स में मिलती है, तो कम उसी के कंपेयर में हमारी अब साड़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, तो मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ मनी अब ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से प्राइस भी बढ़ गए हैं, और प्राइस बढ़ जाने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है। जहाँ पहले 5 रुपए में 2 चीज़ें मिल जाया करती थी, वहाँ अब देखिए 10 रुपए में एक चीज़ मिलती है। तो यही इनका कहने का मतलब था, थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद डिके ऑफ मर्केंटिलिज्म। अब कोई भी थ्योरी जब दी जाती है तो वो अपने समय तक तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब न्यू थ्योरीज इनोवेट हो जाती हैं या वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी डिके होने लगता है। तो उसी प्रकार जो मर्केंटलिज्म थे, मर्केंटलिज्म के जो थॉट थे, वो भी उनका, मर्केंटलिज्म लोगों का भी डिके होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि मर्केंटलिज्म लोगों का मानना था कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, जिस वजह से क्या हो रहा था कि केवल एक ही कंट्री को प्रॉफिट हो रहा था, और जो दूसरी कंट्री थी उसको जो है लॉस हो रहा था। जैसे कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है केवल उसी को प्रॉफिट हो रहा है, और जो दूसरी कंट्री है उसको लॉस हो रहा था। तो इसलिए लोगों ने फ्री ट्रेड को, उन्होंने कहा कि अब हमें फ्री ट्रेड चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेशन कम होना चाहिए। और फिर बाद में फिर एक और थॉट ये आया कि केवल जो है एक्सपोर्ट करते रहने से ही प्रॉफिट नहीं होता, हाँ कभी कभी इंपोर्ट भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारी कंट्री में बहुत महंगी मिल रही है और वही चीज़ दूसरी कंट्री से बहुत सस्ती मिल रही है, तो हमें बेझिझक उस कंट्री से इंपोर्ट कर लेना चाहिए उस चीज़ का। तो फिर लेकिन ये लोग केवल एक्सपोर्ट पर ही बल देते थे, तो इस वजह से इसकी जो है डिके होने लगा मर्केंटिलिज्म का। उसके बाद एडम स्मिथ ने भी कहा कि जो है मर्केंटिलिज्म लोग जो है सोने चांदी के कलेक्शन पर बल देते थे। तो एडम स्मिथ ने कहा कि भाई केवल सोना चांदी ही महत्व नहीं रखता, उसकी जगह कंजप्शन गुड भी महत्व रखती हैं। अगर बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी या भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, तो क्या कोई भी इंसान अपना सोने चांदी से पेट नहीं भर सकता, उसको तो खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एडम स्मिथ ने बोला। उसके बाद एडम स्मिथ ने ये भी एक लॉजिक दिया कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे तो दूसरी कंट्री का जो धन है वो हमारे पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और हमारी कंट्री में वो जो सप्लाई ऑफ मनी है ज़्यादा हो जाएगी। जब हमारे यहाँ सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे यहाँ प्राइस भी हाई हो जाएंगे, जिससे महंगाई की स्थिति आ जाएगी। तो यही सारे फैक्टर्स थे जिससे मर्केंटलिज्म का डिके होने लगा। इन शॉर्ट आप ये समझ, अगर मेन पॉइंट्स बताए जाएं मर्केंटलिज्म के कि मर्केंटलिज्म थी क्या, तो मर्केंटलिज्म जितने लोग थे वो पहला तो कहते थे कि हमारा एक शक्तिशाली राष्ट्र होना चाहिए। अब राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? तो अगर मेरे पास धन होगा तो हम राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकेंगे। और धन आएगा कहाँ से? तो इन्होंने कहा कि हम विदेशी व्यापार करेंगे, विदेशी व्यापार से धन लाएंगे, और विदेशी व्यापार को सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब हम लोग इंपोर्ट करें तो उस पर टैरिफ इम्पोज करें, और जब हम लोग एक्सपोर्ट करें तो उस पर सब्सिडीज़ दे। इनका ये मानना था, और इनका मानना था कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। उसके बाद जब इन्होंने ये इंटरनेशनल ट्रेड पर बल दिया, तो इन्होंने कहा कि भाई एक्सपोर्ट जब हम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने इंडस्ट्रीज़
लगाई, जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जिससे प्रोडक्शन अच्छा ढेर सारा हो सके। और जब इंडस्ट्रीज़ लगाई तो इनको लेबर की ज़रूरत हुई, जिस वजह से इन्होंने लेबर के पलायन पर रोक लगा दी कि लेबर जो है, जो स्किल्ड लेबर है, वो किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाने चाहिए, अपनी ही कंट्री में होने चाहिए। तो यही यही पूरी मर्केंटलिज्म थॉट थी इनकी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।